Hello my dear students, welcome you on my YouTube channel and today we'll start with some basic terminology of the economics. जैसे कि आपको मालूम है कि जब हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो हमें उसके कुछ बेसिक टर्मोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इकोनॉमिक्स इज़ नॉट सो ईजी गोइंग प्रोसेस कि भाई ये सब्जेक्ट हमें ऐसे थियोरेटिकली समझ आ जाएगा. इट इज़ अ सम वट टेक्निकल सब्जेक्ट. जब हम इसकी बात टेक्निकलिटी की बात करते हैं तो ये काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट रहता है. और अगर हम इसमें टेक्निकल एडवांसमेंट की बात करें तो हमें इसके बेसिक से जो टर्म्स है उसको समझना पड़ेगा. सबसे पहले हमें यहाँ पे इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझेंगे कि व्हाट इकोनॉमिक्स इज़. जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम इसको एज ए सोशल साइंस की तरह पढ़ते हैं. दैट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी एलोकेट्स देयर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स एंड नीड्स. यानी कि अगर हम इकोनॉमिक्स की एक बात करें तो हम इसमें मैनेजमेंट की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? इसमें हम मैनेजमेंट की बात करते हैं. कैसा मैनेजमेंट करना है हमने इसमें मैनेजमेंट करना है कि व्यक्तिगत स्तर पे, ठीक है, एक व्यक्ति का किस तरह से मैनेजमेंट हो सकता है इंडिविजुअल लेवल में, अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए वो किस तरह से आर्थिक जो साधन है, सीमित आर्थिक साधनों का किस तरह से वो इस्तेमाल करता है. बिजनेस हाउसेज अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करते हैं. गवर्नमेंट किस तरह से पॉलिसी फ्रेमवर्क करती है. एंड द सोसाइटीज़ के अंदर जो रिसोर्सेज है या सोसाइटीज़ की जो नीड्स है वो कैसे फुलफिल की जाती है. इन बेसिक मुद्दों के साथ इकोनॉमिक्स का एक लिटरल मीनिंग बनता है. इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड. आप इसको क्या लिख सकते हैं? इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड. उसमें कोई भी आ सकता है आपके, ठीक है. इसमें आपका मैंने इंडिविजुअल आ सकता है, बिजनेस आ सकता है, गवर्नमेंट आ सकता है, सोसाइटी आ सकता है. और इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ, ठीक है, अगर हम इसको मोटे मोटे तौर से दूसरे शब्दों में हम यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. ठीक है, जब हम यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज है, हमारे पास उत्पादन के जो संसाधन है वो कैसे है? सीमित है. तो इन सीमित साधनों का हम असीमित आवश्यकता की पूर्ति के लिए कैसे बंटवारा करते हैं? इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज एलोकेटेड टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स. मतलब जो हमारी असीमित आवश्यकता है उनको हम पूरा करने के लिए साधनों का किस तरीके से आवंटन करते हैं ताकि हमें उससे मैक्सिमम क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने के लिए हम साधनों का क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. तो हमारे पास इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ द साइंस विच स्टडीज द individual, business, government and societies for the sake of allocation of their resources to satisfy their wants and needs, and it is divided into two branches, that is the microeconomics and macroeconomics. ठीक है, जब हम माइक्रोइकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रोइकोनॉमिक्स में हमारे पास आता है कि इट फोकसेज ऑन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी बात करते हैं? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की बात करते हैं. यानी कि इसमें एक सिंगल यूनिट की बात की जाएगी. एंड इसके जो अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो इसमें हमारे पास एक सिंगल हाउस होल्ड हो सकता है, एक सिंगल फर्म हो सकती है, एक सिंगल इंडस्ट्री हो सकती है. तो जब हम यहाँ पे यूनिट की बात करते हैं या हम यहाँ पे सिंगल पॉइंट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम यहाँ बात कर रहे होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की. और इसमें हम अगर देखें तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है, रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो भी हम व्यक्तिगत स्तर पे करते हैं या इंडिविजुअल स्तर पे करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास जो इसमें रिसोर्स का एलोकेशन होगा, पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा, यहाँ पे पॉलिसीज़ बनेगी, वो भी कैसे बनेगी? हमारे इंडिविजुअल्स लेवल पे बनेगी. ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इसी को मद्देनजर रखते हुए हम पॉलिसीज़ का फ्रेमवर्क करेंगे. देन आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट, दैट इज़ द की टॉपिक्स इंक्लूड सप्लाई एंड डिमांड्स, मार्केट स्ट्रक्चर, कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक है ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक टॉपिक है. इसमें हम समझते हैं कि एक जो इंडिविजुअल होता है वो मार्केट में किस तरह से प्ले करता है, किस तरह के मार्केट में वो अपने आप को कम्पिटेटिव बनाता है या वो मोनोपोलिस्टिक बनाता है या वो उसमें परफेक्ट कंपटीशन में रहता है. और दूसरा जो पॉइंट हम इसमें देखते हैं वो देखते हैं कि सप्लाई और डिमांड किस तरह से काम करती है. प्यारे बच्चों, सप्लाई और डिमांड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सीधे सीधे तौर से हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु की पूर्ति की जाती है या सप्लाई बढ़ाई जाती है तो उसकी डिमांड धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है. इसके पीछे का जो लॉजिक रहता है प्यारे बच्चों
वो क्या रहता है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम सप्लाई को इंक्रीज़ कर रहे हैं और यहाँ पे डिमांड को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो इसके पीछे हम ये नहीं है कि भाई हम डिमांड को डिक्रीज़ करना चाहते हैं, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या होता है कि जब हमारे पास जो गुड्स है, जो भी हमारे पास कोई वस्तु है वो अबंडेंसी में या भरपूर मात्रा में अवेलेबल हो जाती है, तो उस समय उसकी जो सप्लाई है वो हमारे पास एक्सेसिव है। तो एक्सेसिव सप्लाई होने के बाद हमारी क्या जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती है, और भी अगर हम उसका उत्पादन करते रहेंगे तो ज़रूरतें तो आम आदमी की पूरी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में वो अब उस वस्तु की मांग नहीं रखेगा, वो उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। लेकिन इसके विपरीत अगर उस वस्तु की सप्लाई कम है, वो ज़्यादातर मार्केट में नहीं भेजी जा रही, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, ज़रूरतें पूरी नहीं है तो लोग उसकी मांग को और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, और अगर मांग बढ़े तो यहाँ पर कम सप्लाई होने की वजह से कीमतें भी क्या करेगी, बढ़ेगी, और यहाँ पर क्या होगी, कीमतें लगातार घटती जाएगी। यानी कि सप्लाई के इंक्रीज़ करने से जो प्राइस है वो डाउन होता जाएगा, और अगर आप देखेंगे सप्लाई घटती जाएगी तो प्राइस हमारे पास यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सीधे तौर से देख पाते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट आता है हमारे पास आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमी को है वो एज ए होल डिस्कस करता है, यानी कि इसमें हम पूरे के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्कस करते हैं। इसमें हम एक व्यक्तिगत स्तर पर बात नहीं करते, हम यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एक यूनिट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे पूरे के पूरे सेक्टर की बात करते हैं, पूरी इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। इसका कंपैरेटिव एनालिसिस हम नेशनल लेवल में करेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि जब हम इसमें मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट में हम इसमें क्या लेते हैं, जीडीपी को लेते हैं। वहाँ पर हम क्या ले रहे थे, प्रति व्यक्ति आय को ले रहे थे, एक इंडिविजुअल की इनकम की बात कर रहे थे। कहाँ पे, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इंडिविजुअल इनकम की बात करते हैं, और अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, नेशनल इनकम की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं, महंगाई दर की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, और इसमें जो मेजर फोकस रहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो रहता है कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की वो क्या रही, और साथ साथ जो इकोनॉमी है वो किस तरह से एक सर्टन पीरियड में बिहेव कर रही है, बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी को हम इसमें अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ आवर एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, देखिए जब यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन आया था 1936 में, तो उस समय J.M. केन्स ने एक बुक लिखी थी, और उस बुक में उन्होंने बताया था कि जो डिमांड को प्रभावित करता है, जो पूरे के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को प्रभावित करता है, वो क्या होती है, हमारी इफेक्टिव डिमांड होती है। और इफेक्टिव डिमांड के जो कंपोनेंट्स में उन्होंने कहा था इट इज़ बेस्ड ऑन द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो ये मेजर कंपोनेंट्स थे। तो इसी में से हमारे पास जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि जहाँ पे हम टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की एट डिफरेंट प्राइस लेवल में क्या उसके वेरिएशन रहते हैं, किस तरह से उसको हम डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, सपोज करिए कि अभी किसी वस्तु की 100 रुपये की मांग, 100 रुपया उसका कीमत चल रहा है मार्केट में, और इस 100 रुपये पर कितनी वस्तुएं व सेवाओं को उत्पादित किया जाता है, या मार्केट में कितनी गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल है एट अ सर्टेन गिवन रेट ऑफ प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। तो एग्रीगेट डिमांड हो गया, इट कंप्राइज द कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट। इसमें क्या क्या आएगा आपके पास, इसमें पहला आएगा कंजम्पशन पैटर्न, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग आ जाएगा, और नेट एक्सपोर्ट यानी कि जो आपने इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट किया है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट किया है, उसको हम इसमें काउंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है प्यारे बच्चों, एग्रीगेट सप्लाई। क्या आएगा, एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है जहाँ पे हम टोटल सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एट अ सर्टेन प्राइस को हम इसमें आंकलित करते हैं, यानी कि इट रिप्रेजेंट द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर इन एन इकोनॉमी आर विलिंग एंड एबल टू सप्लाई एट अ डिफरेंट प्राइस लेवल। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पे जब हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं तो जब एक गिवन मार्केट प्राइस पे प्रोड्यूसर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को, डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करता है किसी पर्टिकुलर मार्केट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। कि जो प्रोड्यूसर है वो विलिंगनेस रखे अपनी,
क्या रखे, वो विलिंगनेस रखे गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में भेजने की एट द अवेलेबल अमाउंट ऑफ अवेलेबल प्राइस, नॉट अमाउंट, अवेलेबल प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी मार्केट में उस समय प्राइस चल रहा होगा उस कीमत पे एक उत्पादक करता भिन्न तरह की वस्तुओं को मार्केट में सप्लाई या पूर्ति करने के लिए तैयार हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। सो इट कैन बी कैटेगराइज्ड एज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। तो कुछ ऐसी होती है जो शॉर्ट रन में अवेलेबल करवाई जाती है सप्लाई, कुछ ऐसी सप्लाई हमारे पास पूर्ति की जाती है जो लंबे समय में पूरी की जा सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स कितने तरह की होती है, प्रकार, ठीक है, वस्तुओं के प्रकार। अब यहाँ पे हमारे पास आता है फर्स्ट जो टाइप है, दैट इज फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होती है, द फाइनल गुड्स इज दैट कि जिसे अंतिम कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद उसका फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगा। फाइनल गुड्स का मतलब है नो फर्दर प्रोडक्शन, इसका हम दोबारा से उत्पादन में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये एंड कंज्यूमर तक पहुंच चुकी होती है जहां पे इसका लास्टली यूज किया जाएगा। सो इट इंक्लूड द जीडीपी, जो फाइनल गुड्स है इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द जीडीपी। जब हम जीडीपी का आकलन करते हैं, जीडीपी को मेजर करते हैं, तो जीडीपी को कैलकुलेशन में हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को इसमें नहीं लिया जाता है, राइट। दूसरा जो इसमें गुड्स का टाइप है दैट इज कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स मीन्स ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं, ठीक है, या गुड्स विच सेटिस्फाइज द पर्सनल नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल और द गुड्स यूजेज फॉर द पर्सनल सेटिस्फैक्शंस और टू मीट इमीडिएट नीड्स, यानी कि जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, जो हमारे ज़रूरत को पूरा करता हो, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन गुड्स कहते हैं। जैसे रोटी कपड़ा मकान, डायरेक्टली हम उसको अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, उससे हमें डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड द कंजम्पशन गुड्स। तीसरा जो पॉइंट आता है दैट इज़ द कैपिटल गुड्स। तीसरा कौन सा पॉइंट है हमारे पास, कैपिटल गुड्स आता है, यानी कि पूंजी वाला, ठीक है, पूंजी वाली वस्तु, ठीक है। गुड्स यूज्ड बाय द बिजनेसेस टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे मशीन है, टेक्नोलॉजी है, तो ऐसी वस्तुएं किसके द्वारा यूज़ की जाएगी, बिजनेसेस के द्वारा, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाएगी, ठीक है। और इनका सीधे तौर से इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, जो फर्दर हम दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में प्रोड्यूस करते हैं। इसके एग्जांपल में आएगी हमारे पास मशीनरी और अदर इक्विपमेंट्स, जितने भी अदर इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। फिर आती है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स हमारी वो वस्तुएं होती है जो कि हमारे पास अभी फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी हो रही है, ठीक है, अभी वो फाइनल कंजम्पशन के लिए नहीं हुई। गुड्स यूज्ड एज इनपुट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स। जैसे कि आप ये लेके चलिए कि मैंने आटा बनाना है, तो आटा बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, ठीक है, तभी मैं आटा बना सकता हूं। अगर मुझे रोटी बनानी है, ठीक है, तो रोटी बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, आटा चाहिए, तो आटा मेरे पास यहाँ इंटरमीडिएट हो गया, रोटी मेरी फाइनल होगी, और यहाँ पे गेहूं इंटरमीडिएट और आटा फाइनल हो गया, ठीक है। सो नॉट इंक्लूडेड इन द जीडीपी टू अवॉइड डबल काउंटिंग। तो इंटरमीडिएट गुड्स को हम किस में इंक्लूड नहीं करते, इंटरमीडिएट गुड्स को हम अपना जीडीपी में नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इससे फिर हम डबल काउंटिंग के चक्कर में फंस जाएंगे, राइट। तो ये प्यारे बच्चों हमने टाइप्स ऑफ गुड्स यहाँ पे पढ़ा। इसके बाद आता है हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे हमने पहले पढ़ लिया था कि ये बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट को डिस्कस करता है, और इसमें जो बेसिक टॉपिक हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ द स्टडी ऑफ मार्केट, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, प्रोडक्शन डिसीजंस एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल चॉइसेस। ये बेसिक से इसमें टॉपिक रहते हैं कि जो मार्केट है वो किस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर बनेगा, और कंज्यूमर किन वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रेफरेंसेस रखता है, यानी कि कंज्यूमर के लिए किन गुड्स एंड सर्विसेज की रेलेवेंस से ज़्यादा बनी हुई है। और उसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्शन डिसीजन, कि एक जो प्रोड्यूसर है वो किस तरह से अपने प्रोडक्शन डिसीजन लेता है, रैशनल डिसीजन लेता है या सिस्टमेटिकली वो अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को इंक्रीज करना चाहता है। तो ये सारे के सारे मुद्दे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। इसमें हम लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई मेजर कॉन्सेप्ट रहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लॉ ऑफ डिमांड की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा नियम है, मांग का नियम, जहाँ पे हम कुछ कंडीशनल चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से जो हमारे पास कीमतें बढ़ती है तो मांग कम होती है, मांग कम होती है, या मांग बढ़ती है तो कीमतें कम होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या चीज़ें रहती है, जब हम मांग बढ़ेगी तो कीमतें भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे ये यहाँ पे इम्पैक्ट करता है। सो द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स
इन डिक्रीज एज इट्स प्राइस इंक्रीज एंड वाइस वर्सा अज्यूमिंग द अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अब अदर फैक्टर में कौन आएगा, जैसे सप्लाई ऑफ अदर गुड्स, ठीक है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये सारे जितने भी अदर फैक्ट्स हैं उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, मतलब उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जो एक उपभोक्ता का टेस्ट है और प्रेफरेंसेस है उसमें भी कोई बदलाव नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ हम कीमत को इसमें मद्देनजर रखते हैं। तो अब यहाँ पे अगर प्राइस की बात करें, अगर किसी वस्तु की कीमतें लगातार बढ़ रही है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर किसी वस्तु की कीमतें लगातार घट रही है, ठीक है, तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज करेगी। तो इसके बीच कैसा संबंध हुआ हमारे पास, कीमत और मांग के बीच, ठीक है, कीमत और मांग, यानी कि इसको कीमत को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइस और डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच हमारे पास हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप मिलेगा देखने को, ठीक है। कैसा रिलेशन रहेगा, इनवर्स रिलेशनशिप, ऑपोजिट रिलेशनशिप, यानी कि कीमतें अगर बढ़ी तो मांग कम होगी और कीमतें कम हुई तो मांग उसकी बढ़ जाएगी। सप्लाई ऑफ लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, यानी कि पूर्ति का नियम, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ति का नियम, इसको हम कहते हैं पूर्ति का नियम। जैसे ही हम यहाँ पे जो क्वांटिटी है, अब मार्केट में जो सप्लाई होगी वो कब ज़्यादा करेगा प्रोड्यूसर, जब उसकी कीमतें बढ़ रही होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जब किसी वस्तु की प्राइजें या कीमत ज़्यादा होगी तो उसकी जो सप्लाई है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। और अगर किसी वस्तु के प्राइजेज, ठीक है, वो लगातार कम हो रहे हैं तो उसकी जो सप्लाई है वो भी मार्केट में कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसमें क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप रहेगा, यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ पे डायरेक्ट, ऑपोजिट नहीं है, यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट है, प्रोपोर्शनेट है, यानी कि कीमतों के बढ़ने से पूर्ति बढ़ेगी, कीमतों के घटने से पूर्ति घटेगी, ठीक है। सो यहाँ भी हमने अदर फैक्टर को कांस्टेंट माना है। उसके बाद आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की लोच क्या होती है। जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इससे हम ये मेजर करते हैं कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कीमत में परिवर्तन होने से कितना परिवर्तन आता है, यानी कि जब कीमतों में परिवर्तन आएगा तो उसकी वजह से जो मांग है उसकी मात्रा में कितना बदलाव आता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की लोच। मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज ऑफ द प्राइस, सिंपल, ठीक है, कि प्राइस में जैसे ही कोई चेंज आता है, प्राइस चेंज हुए तो इसकी वजह से उसकी मांग में कितना बदलाव आता है, मांग का जो बदलाव होगा उसी को हम क्या कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब हम इसमें क्या करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि इट मेजर द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू द परसेंटेज इन द प्राइसेस, यानी कि अब जो ये क्वांटिटी डिमांडेड होगी ये कैसे परसेंटेज चेंज इन दी, ठीक है, किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, डिवाइड बाय द, आप इसमें देखें परसेंटेज चेंज इन दी प्राइस, परसेंटेज चेंज इन दी प्राइस, ठीक है, कि कीमतों में कितना बदलाव आ रहा है, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा जो मांग है वो कितनी बदल रही है। कीमतों में वृद्धि होने से, एक सर्टन चेंज होने से, सर्टन परसेंटेज में चेंज होने से उसकी मांग में कितना परसेंट बदलाव आता है। दिस इज कॉल्ड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद आता है गेफन गुड्स। गेफन गुड्स कौन सी वस्तु होती है, इन्फीरियर गुड्स होती है, ठीक है, इन्फीरियर गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीज एज द प्राइस इंक्रीज, ऐसी वस्तुएं जिनका कीमत के बढ़ने से मांग भी बढ़ जाता है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड इंक्रीज करती है, और ये जो हमारा मांग का नियम था, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड था, उसको वायलेट करता है। उसमें क्या था कि कीमतें बढ़ने से डिमांड कम होती है, लेकिन ये जब गिवन गुड्स की बात की जाती है, इन्फीरियर गुड्स की बात की जाती है, तो उसमें ये लॉ ऑपरेट नहीं होता, उसके ये ऑपोजिट बात करता है, राइट। सो दिस इज द गिवन गुड्स। उसके बाद आता है हमारे पास वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स कौन सी होती है, दैट गुड्स विच डिमांड इंक्रीज एज द प्राइस इंक्रीज ड्यू टू देयर परसीव्ड स्टेटस और लग्जरी वैल्यू। अब कुछ वस्तुएं ऐसी होती है कि जिनकी जितनी प्राइस इंक्रीज करेगी उसकी डिमांड लोग उतनी इंक्रीज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उसकी सोसाइटी में एक स्टेटस सिंबल होता है, सोसाइटी में उसका क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टेटस होता है, ठीक है, सिंबलाइज किया जाता है उसको अपना रिचनेस दिखाने के लिए, या सोसाइटी के में एक वैल्यूएबल पर्सन बनने के लिए हम कुछ वस्तुओं को अपने पास परचेज करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेबलन गुड्स कहते हैं, ठीक है, जिसमें कि लग्जरी वैल्यू आदि की वस्तुएं शामिल रहती है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स।
तो इसमें ज़्यादा से डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप देखेंगे। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स से कंसर्न विद द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमी एज अ होल की बात करता है। और अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ एंड मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक छोटे मार्केट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इंडिविजुअल मार्केट की बात करेगा। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट वेरिएबल्स की बात करते हैं, जिसमें कि जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। और अगर हम इसमें पॉलिसी की बात करें, पॉलिसी इम्प्लीकेशंस की, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है दैट इज़ रेलेवेंट फॉर माइक्रो लेवल पॉलिसीज, डिसीजंस एंड इंडिविजुअल मार्केट इंटरवेंशन, जहाँ पे हम व्यक्तिगत स्तर पर जो बाजार का इंटरवेंशन होता है उसको देखते हैं कि वो किस तरह से कीमतों को प्रभावित करते हैं। और अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है, उसके होल एज ए होल इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं। हम इसमें ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, एंड इसमें फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ को ज़्यादातर डिस्कस किया जाता है कि किस तरह की हमारी फिजिकल पॉलिसी रहेगी, किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को इम्पैक्ट करती है। उसके बाद हमारे पास आता है अप्रोचेज, ठीक है। जब हम अप्रोच की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या अप्रोच लेते हैं, इसमें हम लेते हैं बॉटम अप अप्रोच, एनालाइजिंग इंडिविजुअल डिसीजन एंड ट्रांजैक्शंस। जबकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं। हम यहाँ पे कंट्री एज अ होल एक वाइड फिनोमिना की तरह अंडरस्टैंड करते हैं, और वहाँ से हम डाउन की तरफ अपना डिसीजन सेपरेट करते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक ऑफ द माइक्रो एंड मैक्रो। आज की वीडियो में हम आज इतना ही करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।